गांव में पवन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम निधि था। पवन मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाता था, इसलिए कभी भी उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने निधि को फिर भी पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन निधि का भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। अब निधि बड़ी हो चुकी थी, इसलिए वो सभी उसके रिश्ते के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। फिर एक दिन पवन के काका उससे मिलने आते हैं। प्रणाम काका। प्रणाम बेटा, खुश रहो। और निधि बिटिया कैसी है? बस काका, भगवान की कृपा है, सब अच्छा है। बेटा, मैं यहाँ निधि के रिश्ते की बात करने आया हूँ। लड़का शहर में रहता है, वो बहुत अच्छी नौकरी करता है। मैं सोच रहा था निधि का रिश्ता उस लड़के के साथ हो जाए तो बहुत अच्छा होता। निधि बिटिया वहां पर बहुत खुश रहेगी। जी काका, हम भी निधि के रिश्ते के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं रहा। अगर बेटा तुम्हें सही लगे तो तुम वहां पर रिश्ता कर दो, वरना बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे नहीं काका, अगर आप कहते हैं तो रिश्ता सही ही होगा। उसके बाद पवन अपने काका के बताए हुए रिश्ते को देखकर हाँ कर देता है और उसके बाद वो निधि की शादी करवा देता है। शादी के बाद निधि उस लड़के के साथ शहर में चली जाती है। अब पवन और सीमा की चिंता दूर हो गई थी। उन्हें अब अपनी लड़की के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया था और उसकी शादी भी हो गई थी। एक तरफ पवन और सीमा अब बेफिक्र होकर अपना गुजारा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ निधि शहर के तौर तरीकों को सीखने की कोशिश कर रही थी। अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तू हमें क्या बना कर खिलाएगी? मम्मी जी, आप जो बोलेंगी मैं वही बना दूंगी। एक काम कर, तू मेरे लिए घर पर पिज्जा और पाव भाजी बना दे। मम्मी जी, मुझे पिज्जा और पाव भाजी बनानी नहीं आती। ये लो, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। भला हमें ये कैसी बहू मिली है जिसे खाना भी बनाना नहीं आता। मम्मी जी, मुझे हलवा, पूरी, सब्जी, बाकी सब बनाना आता है, लेकिन मुझे ये पिज्जा वगैरह बनाना नहीं आता। अब तू ही बना ले, तुझे ही तो बनाना है, लेकिन तूने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। इतना कहकर सविता वहाँ से गुस्से में चली जाती है। बेचारी निधि को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। निधि बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी, लेकिन उसे ये सब जंक फूड बनाना नहीं आता था, इसलिए वो बहुत सोच विचार करती है और उसके बाद खाना बनाने रसोई में चली जाती है। उसके बाद निधि अलग अलग तरह के पकवान बनाती है, फिर वो सभी को खाना खाने के लिए बुला लेती है। फिर सविता और यश दोनों खाना खाने आ जाते हैं। बताओ, ये भी कोई खाना हुआ? अरे इससे अच्छा तो मैं कहीं बाहर से मंगवा कर खा लेती। लेकिन मम्मी जी, खाने में क्या कमी है? खाना बिल्कुल सही तो बना है। ये लो, इस लड़की को घर में आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और मुझसे आते ही जबान चला रही है। मम्मी जी, मैं जबान नहीं लड़ा रही, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ। देख बेटा, अब तू ही देख ले अपनी पत्नी को। लगता है इसे मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है। लेकिन देखो, तुम मेरी मम्मी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। मेरी मम्मी जैसा चाहेंगी इस घर में बिल्कुल वैसा ही होगा। जी ठीक है। निधि बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बात को वहीं पर खत्म कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सविता, जो कि बहुत ही चालाक महिला थी, उसने पहले दिन ही जानबूझकर घर में झगड़ा किया था। वो सोचती थी कि शादी के बाद भी सिर्फ अपना ही राज रखेगी और अपनी बहू की बिल्कुल भी नहीं चलने देगी। इसी वजह से आए दिन सविता निधि को बहुत ज्यादा परेशान करती है। फिर एक दिन दोपहर में जब निधि अपने कमरे में सो रही थी, तो सविता उसके कमरे में जाती है। ये भी भला कोई सोने का समय है? इस तरह अचानक सविता की आवाज सुनकर निधि हड़बड़ाहट में उठ जाती है। मम्मी जी, क्या बात है? मैंने कहा, ये भी भला कोई सोने का समय है? तुम्हें इस टाइम पर घर का काम करना चाहिए। मम्मी जी, मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया और मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए मैं थोड़ी देर सो गई। सोने के लिए पूरी रात बाकी है, इसलिए तुम अभी उठकर सारा काम करो। मेरा पापड़ खाने का मन कर रहा है, इसलिए तुम पापड़ बनाकर उन्हें छत पर सुखा दो। ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर निधि उठकर वहां से चली जाती है। उसे लगता था कि अभी वो घर में नहीं है, इसलिए सविता ऐसा कर रही है। लेकिन निधि को नहीं पता था कि सविता के मन में क्या चल रहा है। निधि हर रोज खूब काम करती थी और सविता उसे दिन में चैन से 1 मिनट भी बैठने नहीं देती थी। वो हर छोटी छोटी बात पर निधि को बहुत ज्यादा डांटा करती थी। फिर एक दिन सविता जब हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी और वहीं दूसरी तरफ निधि वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी,
तूने ये वॉशिंग मशीन क्यों चलाई? क्योंकि मम्मी जी, आपने ही तो कहा था कि मुझे कपड़े धोने हैं। आज से तू हाथ से कपड़े धोएगी। लेकिन मम्मी जी, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए ही तो है। तू फिर से मुझसे जबान लड़ा रही है। मैंने तुझसे कहा ना कि तू हाथ से ही कपड़े धोएगी। वैसे भी तू इतने गरीब परिवार से आई हुई है। तूने कभी ये सब चीजें अपनी जिंदगी में देखी भी है? भला तेरे परिवार वालों ने तुझे दिया ही क्या है? तू तो शादी में कुछ भी दहेज नहीं लेकर आई, ना ही तू कोई सामान लेकर आई है। इसलिए तू इन सब का आज से इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है मम्मी जी। निधि अपना घर बचाना चाहती थी, इसलिए वो सविता की हर बात मानती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका रिश्ता खराब हो, इसलिए वो हर बात मानती थी और चुपचाप सारे ताने सुनती रहती थी। लेकिन सविता के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। वो हर बार जानबूझकर निधि के खानों में कमियां निकालती थी। वो निधि से जानबूझकर बार बार खाना बनवाती थी। कभी सविता निधि के धोए हुए कपड़ों को गंदा कर देती थी और उसे दोबारा धोने को कहती थी। एक दिन तो सविता ने हद ही कर दी। जब यश काम से वापस घर लौटता है तो सविता उसके आते ही रोने लग जाती है। मम्मी, क्या बात है? आप इस तरह से रो क्यों रही हो? बस बेटा, अब मैं तुझे क्या बताऊं। मम्मी बताओ तो, क्या बात है? बेटा, तेरे जाने के बाद तेरी बीवी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। ये मुझे बहुत ज्यादा मारती है। देख, आज तो इसने जानबूझकर मेरा हाथ जला दिया। अपनी माँ की ये सब बातें सुनकर यश बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी उसके माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकती है। इसलिए यश गुस्से में निधि को वहाँ पर बुलाता है। जी कहिए, क्या बात है? क्या बात है? क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या बात है? क्या मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि तुम मेरी माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव करो? आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मेरी माँ का हाथ जलाया? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो ये क्या है? मैं आपसे सच कहती हूँ, ये मैंने नहीं किया। मम्मी जी के हाथ से गलती से चाय गिर गई थी, इसलिए उनका हाथ जल गया। लो, अब तो मेरे बेटे के सामने ही मुझे झूठा बनाया जा रहा है। नहीं, मैं झूठ नहीं कह रही, बल्कि आपके जाने के बाद आपकी मम्मी मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है और मुझे बिना वजह डांटती और मारती है। बस, अब यही सब सुनने की कसर बाकी थी। यश निधि की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और अपनी माँ की बातों पर विश्वास करके यश निधि को बहुत ज्यादा डांटने लगता है और उसके ऊपर हाथ भी उठा देता है। प्लीज, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। निधि के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी यश उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था और उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देता है। निधि शहर में बिल्कुल नई थी और वहाँ के माहौल से वो बहुत अनजान थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी और भला कहाँ जाएगी। फिर वो रोते हुए एक बड़े से नीम के पेड़ के पास पहुँच जाती है। अब मैं भला क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम इस तरह से रो मत निधि। कौन है? मैं नीम का पेड़ हूँ। दरअसल मैं एक जादुई नीम का पेड़ हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। क्या आप सच में जादुई पेड़ हो और आप बोल भी सकते हैं? हाँ निधि। लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? निधि, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। बहुत समय पहले गांव में एक नीम का पेड़ था जो कि मंदिर के पास था। कुछ लोग उसे काटने आए थे, लेकिन तुमने उन सब के खिलाफ आवाज उठाई और उसे काटने से बचा लिया। साथ ही तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो और बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की हो। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा पति मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और मेरी सास मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है। अब मैं उस घर में और नहीं रहना चाहती। कोई बात नहीं निधि, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद उस नीम के पेड़ से कुछ पत्तियां गिर जाती है और वो सभी सोने में बदल जाती है। अब तुम इन्हें बेचकर अपना गुजारा अच्छे से कर सकती हो। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, लेकिन आप ये सब जादू करने के अलावा चल भी सकते हैं? हाँ जरूर निधि। उसके बाद वो नीम का पेड़ अपना साइज छोटा करके निधि को उसके चारों तरफ चल कर दिखाता है और वो खुशी से झूमता है और उछलता हुआ निधि को सुंदर सा डांस करके दिखाता है, जिसे देखकर निधि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आप तो बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। शुक्रिया। इतना कहकर निधि वहाँ से चली जाती